तो कल हम लोग डिग्री की परिभाषा बात कर रहे थे और डिग्री की परिभाषा में कहा गया था कि डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है। यानी डिग्री की डेफिनेशन ये शुरुआत में बता रही है कि प्रत्येक न्याय निर्णयन डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि कहता डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है। इसका मतलब ये हो गया कि द एसेंशियल क्वालिटीज which are described at here, those must be present in that adjudication to whom you are going to give a name degree. उसमें ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्वालिटीज होनी ही चाहिए, क्योंकि कह दिया उसने डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है। और विधायिका द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को आप पर्याप्त महत्व देंगे। आप इस बात के लिए कतई अलाउड नहीं है कानून की दुनिया में कि आप अपनी इमेजिनेशन बिल्कुल भी प्रयोग करें। अभी हम लोग जिस सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि सब पुलिस ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन प्राप्त की है, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन प्राप्त की और उसके आधार पर कुछ तथ्य खोज लिए। क्या ठीक है? जो तथ्य खोजे गए क्या वे प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध विसंगत हैं? क्या किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध उन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता? क्या कोई अभियुक्त उनके आधार पर दंडित नहीं होगा? क्या सबके विरुद्ध विसंगत है या फिर सबके विरुद्ध सुसंगत है या फिर किसी एक के खिलाफ विचार में लिए जा सकते हैं? और या फिर पहला और तीसरा ये विकल्प दोनों ठीक है। तो अगर आपने सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, जो अब 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, उसका पैरा, ठीक है, उसे ठीक से नहीं पढ़ा तो ये सवाल गलती होना है, क्योंकि अक्सर आप उत्तर यही देंगे कि सब सभी अभियुक्तों के विरुद्ध ये सुसंगत है, यही उत्तर आएगा आपका अक्सर, जबकि ये गलत है। क्योंकि वहां एक इसेंशियल कंडीशन है कि पुलिस इंट्रोगेशन, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन चलनी चाहिए। और उस इंट्रोगेशन में अगर कोई तथ्य, ठीक है, उद्घाटित होता है तो जिस कथन के माध्यम से वो उद्घाटित हुआ, उस कथन का उतना भाग जितना उस उद्घाटित तथ्य से संबंधित है विचार में ले लिया जाएगा, ठीक है ना, उसे साबित किया जा सकेगा, भले ही वो कथन संस्वीकृति कारक ही क्यों ना हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। यानी अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है तब तो पूरा का पूरा कथन विचार में लिया जा सकता है। लेकिन इवन अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो, ठीक है ना, इवन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो, तो जो नॉर्मल रूल है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसेबल नहीं होता, इसको रिलैक्स करेंगे और उस कथन के उस भाग को जो नए खोजे गए तथ्य से संबंधित है साबित किया जा सकेगा। हां, कन्फेशनल स्टेटमेंट साबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है कि अगर दो उपबंध स्टैट्यूट के परस्पर विरोधी दिखाई देने लगे तो उनका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करिए कि दोनों को पर्याप्त प्रभाव प्राप्त हो। तो जो पूर्व का सेक्शन 27 है, वर्तमान का 23 है, उसका अर्थान्वयन ऐसे करेंगे कि पूर्व का
सेक्शन 25 और वर्तमान का 21-22 होगा, उसे भी प्रभाव मिले और इसे भी मिले, तो आप कन्फेशनल स्टेटमेंट को हटा देंगे। वो स्टेटमेंट का भाग जो नई डिस्कवरी से संबंधित है उसे विचार में ले लेंगे, लेकिन वो स्थिति भी यहां नहीं है, क्योंकि यहां तो ये कहा गया कि पुलिस को ज्वाइंट इंफॉर्मेशन मिली है। ये नहीं कहा गया कि ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन मीनिंग देयर बाय, वहां लिखा भी है पुलिस की अभिरक्षा में, ठीक है, वहां सबसे पहली बात लिखी है पुलिस की अभिरक्षा, तो पुलिस की अभिरक्षा होनी चाहिए, ठीक है, पुलिस की अभिरक्षा ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, तो इंट्रोगेशन तो है ही नहीं ना, पुलिस की अभिरक्षा है, दे हैव रिसीव्ड अ सिंपल इंफॉर्मेशन। और विधायिका ने जो लिखा है आप उसे उसी रूप में लेंगे, क्योंकि आप वो नहीं सोच पा रहे हैं जो विधायिका ने सोच कर लिखा, ठीक है। अगर पुलिस को मिली इंफॉर्मेशंस भी अभियुक्तों के विरुद्ध साबित की जा सकेंगी, तो फिर जो सुरक्षा उन्हें पूर्व के एविडेंस एक्ट की धारा 25 में दी गई कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृतियां ग्राह्य नहीं होंगी, उस सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो सुरक्षा दी तो इसीलिए गई क्योंकि पुलिस बहुत विश्वास के योग्य नहीं मानी जाती, इसलिए वो सुरक्षा दी गई। तो जो पुलिस को इंफॉर्मेशंस मिली हैं, वे मिली नहीं मिली ये तो पुलिस ही जानती है। भाई इंफॉर्मेशन देने वाला और इंफॉर्मेशन लेने वाला दो ही तो हैं। देने वाला कौन है ये हम पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि विशेषाधिकार है एविडेंस एक्ट में, ठीक है। किसी भी अपराध के अन्वेषण से संबंधित कोई भी बात उन्हें प्रकट करने के लिए बाध्य कर नहीं पाएंगे, तो इंफॉर्मेशन का सोर्स वो बताएंगे नहीं, और इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली ये वही जानेंगे। तो वो झूठ भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉ हमने शुरुआत में कहा बनाया ही इसीलिए गया है ताकि निष्पक्ष विचारणा सुनिश्चित हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हर पुलिस वाला झूठ ही बोलेगा, लेकिन संभावना तो है क्योंकि हम सब झूठ बोलते ही हैं और हम ही लोग पुलिस में जाएंगे तो पुलिस में जाते ही हमारे दिमाग में सत्यनिष्ठा घुस थोड़ी जाएगी। हालांकि कुछ बेवकूफों का ऐसा ही मानना है कि आईएएस होते ही आदमी के अंदर सत्यनिष्ठा घुस जाती है, कुछ मूर्खों का ऐसा ही मानना है, जबकि हमारा उलट मानना है। हमारा कहना है कि अगर आईएएस की नौकरी या पीसीएस की नौकरी या आईपीएस की नौकरी किसी ने 2-3 बरस कर ली है तो भले ही आपको उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत न मिली हो, लेकिन ये मान लीजिए कि वो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता आईएएस आईपीएस की अगर वो खुद ठीक हो, ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी मान्यता यही है, लेकिन सही स्थिति तो यही है कि आईएएस या पीसीएस या आईपीएस होते ही सिर में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चरित्रता आदि सद्गुण घुस नहीं जाते हैं, वो आदमी वैसे का वैसे ही रहता है। तो प्रोसीजरल लॉ इसलिए बनाएगा कि निष्पक्ष विचारण हो, तो जहां भी निष्पक्ष विचारण को नुकसान पहुंचने की गुंजाइश है वहां उन्होंने स्वयं यह कह दिया ये होगा ही नहीं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वहां तक आप पहुंचे न पहुंचे, ये आपकी बुद्धि की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी वैसा होगा नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेट डाउन इसीलिए किया जाता है ताकि कोई कम बुद्धि हो या जीनियस हो, लेकिन न्याय सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि प्रोसीजर हम ही बनाए दे रहे हैं। इसलिए यह कहा गया कि पुलिस ये बहुत विश्वास के योग्य नहीं हो सकती। अब आपको इसमें से पुलिस के बारे में बड़ा लगने लगता है कि पुलिस विश्वास के योग्य नहीं हो सकती जैसे तुम बड़े विश्वास के योग्य हो, यह भी बहुत बड़ी समस्या है।
अरे भाई तुम ही तो पुलिस में जाओगे, तो पुलिस विश्वास के योग्य नहीं, इसे इस रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस रूप में लेना चाहिए कि समाज विश्वास के योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन हर आदमी में अपने को बचा लेने की प्रवृत्ति है। नेता भ्रष्ट है, तुम बड़े अच्छे हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, नेता भ्रष्ट है, नेता ऊपर से उतर रहे ना, ठीक है। और अगर नेता भ्रष्ट हैं इसलिए तुम्हें गलत लग रहा है, इसका मतलब भ्रष्टता गलत बात है ना, तो तुम नेता क्यों बनना चाह रहे हो? तुम गधे तो नहीं बनना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि गधा तुम्हारी नजर में ठीक नहीं है, तो तुम गधे तो नहीं बनना चाह रहे, लेकिन तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाह रहे हो, ये नेता बनना चाह रहे हो। हमें वो आदमी आज तक नहीं मिला जो विधायक और एमपी का टिकट रिफ्यूज करे, नहीं मिला, मीनिंग देयर बाय है ऐसे लोग जो विधायक एमपी का टिकट रिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। और वो ये कहने भी नहीं आते कि नेता भ्रष्ट है, उन्हें इससे मतलब भी नहीं है। वो कहते हैं जो भ्रष्ट है वो अपना परिणाम पाएगा, हमें क्या मतलब है, तुम ये शिकायतें लिए घूम रहे हो, तो तुम कितने अच्छे हो भाई? अगर भ्रष्ट हैं वो, इसकी शिकायत तुम कर रहे हो, इसका मतलब ही ये हुआ कि तुम भ्रष्टता को गलत मानते हो, तो तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? अब तुम कहो हम सुधारने के लिए जाना चाहते हैं, यही उत्तर होगा, ठीक है। तो जो उदाहरण है वो तो इतिहास जो है वो तो इसकी गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि जो आज नेता है वे भी सुधारने का ही दावा करके वहां गए हैं, ठीक है, वे भी सुधारने का ही दावा करके गए हैं। इसके इतिहास तो और सबूत तो आपके खिलाफ है, आपकी बात के खिलाफ है। ज्यादा सही बात यही है कि तुम भी इसीलिए गालियां बक रहे हो क्योंकि तुम्हें मौका ही नहीं मिला और तुम अपने लिए मौका चाहते हो। तो पुलिस भ्रष्ट है इसका मतलब यह नहीं है, यह पुलिस विश्वास के योग्य नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बड़े विश्वास के योग्य हो, तुम भी नहीं हो। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्रक्रिया बना दो, इसीलिए बार बार कहते हैं कि राम और कृष्ण राजा हो तो किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि वे आत्मा अनुशासित हैं, वे गलत कर ही नहीं सकते। वे अगर गलत करेंगे तो राम और कृष्ण हो ही नहीं सकते। वे राम और कृष्ण हैं, बस उनका होना ही इस बात का प्रमाण है कि वॉट एवर दे आर सेइंग दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन राम और कृष्ण युगों में ही होंगे, इसलिए सामान्य कार्य व्यवहार के संचालन हेतु कानून या नियम ये बना दिए जाते हैं कि सामान्य कार्य व्यवहार का संचालन हो सके, क्योंकि सामान्य तौर पर कार्य व्यवहार का संचालन सामान्य मानव ही करेगा, सामान्य मनुष्य ही करेगा, और सामान्य मनुष्य मानवीय कमजोरियों से ग्रसित होगा और मनुष्य ही सब जगह जाएगा। तो पुलिस या मानवों का कोई संगठन गलती कर सकता है, मानवीय कमजोरियों से युक्त हो सकता है, इसलिए कानून होता है कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विधायिका ने कहा कि अगर कोई नवीन फैक्ट डिस्कवर हो रहा है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों रिलीवेंट मानते हैं, इस पर एविडेंस एक्ट पे जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देखे जा सकते हैं, ठीक है। वो क्यों, वो प्रसंग नहीं है इस समय, लेकिन इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिली है इसके आधार पर जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है, तो जब तक उस फैक्ट की डिस्कवरी को सिद्ध न किया जाए, मतलब जब तक ऐसे साक्षी न मिले जो ये कहे मेरे समक्ष डिस्कवरी हुई, हमने देखा, ये डिस्कवर हुआ, तब तक उस इंफॉर्मेशन को साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई फैक्ट डिस्कवर हुए थे यह उद्घाटित नहीं किया जा सकता, स्वयं डिस्कवरी को साबित करना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि इस समस्या में यह नहीं लिखा है कि ड्यूरिंग इंट्रोगेशन या पुलिस की अभिरक्षा में, तो आप
अपनी तरफ से अनुमानित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार बताया गया कि समस्या में जो लिखा है आप ये मानेंगे कि बस वही स्थिति है, तो आप इमेजिनेशन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहला विकल्प सही है कि जो फैक्ट डिस्कवर हुए वे सारे अभियुक्तों के विरुद्ध विसंगत हैं, किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने जो कुछ लिखा उसमें आप कुछ भी मिलावट करने को अनुमित नहीं है। उसने कहा कि डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है, मीनिंग देयर बाय कि आप जब किसी न्याय निर्णयन में वो विशेषताएं पाए जो डिग्री की विशेषताएं बताई गई हैं, तभी उसे डिग्री माने, अन्यथा डिग्री न माने। और हमने बार बार कहा कि किसी भी न्याय निर्णयन को डिग्री की मान्यता ये बहुत सारे हक और अधिकार आपको दे देगी। ठीक है, डिग्री प्रत्येक अपील योग्य हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक डिग्री हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो स्टेट का है वहां तक जाएगी। इसलिए डिग्री की मान्यता किसी न्याय निर्णयन के लिए यह महत्व की बात है। इसलिए उसने बताया डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है, ठीक है, जो कि प्रारूपिक तौर पर अभिव्यक्त किया गया है। उसकी पहली विशेषता उसने बताई कि सबसे पहली बात यह है कि न्याय निर्णयन है, निर्णय नहीं है, न्याय निर्णयन है। और न्याय निर्णयन का मतलब ये हुआ कि ये न्यायिक प्रक्रिया से दिया गया है। ठीक है, ये किसी की मनमर्जी नहीं है। निर्णय तो बहुत बार होते हैं, आपने कह दिया ये ठीक है वो गलत है, बस हो गया निर्णय। लेकिन कैसे जाना क्या ठीक है, कैसे जाना क्या गलत है, ये न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो न्याय निर्णयन है, निर्णय नहीं है। मीनिंग देयर बाय द कोर्ट हैज कम ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट जजमेंट जुडिशियली। न्यायिक प्रक्रिया से न्यायालय वहां तक आया है। ठीक है, और चूंकि न्यायालय शब्द का आगे प्रयोग हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि डिग्री ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं हो सकती। ठीक है ना, भले ही जिस अधिनियम में ट्रिब्यूनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, गठित हुई है, उसमें ट्रिब्यूनल के निर्णय को डिग्री कह दिया गया हो। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, ठीक है, तो देवी लक्ष्मी के गुण तुम में नहीं आ गए। ठीक है ना, आपने खुद का नाम सरस्वती रख लिया, ठीक है, तो आपने सरस्वती के गुण नहीं हो गए। ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में यदि कोई ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उस ट्रिब्यूनल के निर्णय को डिग्री कह दिया गया, ठीक है ना, तो अरे भाई, आप अत्यंत गरीब व्यक्ति का नाम कुबेर रख दो तो इससे कुछ हो थोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो भी उस इंस्टीट्यूट में जहां ट्रिब्यूनल के निर्णय को डिग्री कह दिया गया, उसे धारा 2(2) के अंतर्गत जिस डिग्री की बात की गई है वो डिग्री नहीं माना जा सकता। इन एसेंस वो डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री से ऐसा न्याय निर्णय अभिप्रेत है, ठीक है, जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है और जो न्यायालय द्वारा, ठीक है, दिया गया है। ये आगे के शब्द कह रहे हैं। तो प्रारूपिक अभिव्यक्ति आपसे कल चर्चा हुई थी कि डिग्री प्रारूपिक तौर पर कैसे अभिव्यक्त हुए होगी। परिशिष्ट खा आप सीपीसी का पढ़ेंगे, और साथ में आदेश 20, ठीक है, नियम 12, 13, 14, 15, ये सारा कुछ देखते जाएंगे तो वहां बताया गया है कि डिग्री में ये चीजें होंगी, ऐसे ऐसे अभिव्यक्त होगी।
तो प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। ठीक है, कहता है डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह इसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, यह न्यायालय से ही संबंधित है। ठीक है, न्यायालय से संबंधित है। वाद में के सभी यकीनी प्रश्नों का निश्चयक तौर पर, ठीक है, सभी यकीनी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से उदाहरण करता है। डिक्री है या नहीं, यह न्याय निर्णय, यह भी देखना पड़ेगा कि यह क्या वाद में पारित किया गया है। ठीक है, वाद में पारित हुआ या नहीं, और वाद के बारे में आपको बताया गया कि वाद तभी संस्थित माना जाएगा जब वो सीपीसी के मुताबिक संस्थित किया जाए। ठीक है ना, और सीपीसी बताती है कि वाद को संस्थित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट के समक्ष वाद पत्र यह उपस्थित करना पड़ेगा। वाद पत्र क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, यह आदेश 7 आएगा तो बताएंगे। फिर आगे सीपीसी बताती है कि जब वाद पत्र उपस्थित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उपस्थित करने का तरीका क्या होगा, कब हम ये मान लें कि वाद पत्र उपस्थित हो गया है। ठीक है, ये आदेश 4 जब बताएंगे तब बताएंगे। फिर सीपीसी ये बताती है कि जब वाद पत्र उपस्थित हो गया तब क्या करना है, तो कहते हैं डिफेंडेंट को सम्मन जाएंगे। डिफेंडेंट को सम्मन कैसे भेजें, यह आदेश 5 बताएगा। ठीक है, और वाद पत्र और डिफेंडेंट जब आ जाएगा आदेश 5 में सम्मन भेजने के आधार पर, तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी, क्या किया जाएगा। ठीक है, तो डिफेंडेंट को आकर क्या करना है यह आदेश 8 बताएगा। लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, वो दावा जो किया गया है उसका जवाब देगा। ठीक है, और लिखित कथन और वाद पत्र ये अभिवचन कहे जाएंगे, ये आदेश 6 बताएगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये जांच कर रहे हैं कि जो न्याय निर्णय मेरे समक्ष रखा गया है ये डिग्री है या नहीं, तो आपको क्या देखना है, क्या ये न्याय निर्णय है, यानी ये जुडिशियली न्यायिक प्रक्रिया से आया है, तब तो पहले ये देखें। फिर आपको देखना है कि क्या इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है, यानी जैसे सीपीसी बताती वैसे हुई है। फिर आप ये देखें क्या ये बाद में पारित किया गया, तो बाद में पारित किया गया कह देने से नहीं होगा। न्यायालय ने लिख दिया कि साहब हमने बाद में इसे पारित किया और आपने मान लिया कि न्यायालय बाद में पारित किया है। कानून एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। कानून को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ तरीका। हमने कहा था किसी भी विषय के या किसी भी बिंदु के विश्लेषण के 2 तरीके हैं, एक वस्तुनिष्ठ, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ तरीका कैसा है, सैद्धांतिक है, और व्यक्तिनिष्ठ तरीका कैसा है, आपकी समझ के मुताबिक है। गुलाब के फूल के कुछ वस्तुनिष्ठ गुण हैं। वस्तुनिष्ठ गुण मीनिंग देयर बाय वे गुण हर व्यक्ति को दिखाई देंगे, हर व्यक्ति को। ठीक है, और हर व्यक्ति को दिखाई देने के आधार पर उन गुणों का सैद्धांतिक विवरण संभव है कि गुलाब के फूल में ये विशेषताएं होती हैं। वो कांटों से घिरा होता है, वो लाल या सफेद या गुलाबी रंग का ही होता है या काले रंग का ही होता है। ठीक है ना, उसकी पत्तियां ऐसी होती, यानी उसके गुणों का सैद्धांतिक विवरण यह प्रस्तुत किया जाना संभव है। यह वस्तुनिष्ठ तरीका है। ठीक है, यानी उस तरीके का एप्लीकेशन करके कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि अमुक फूल जो सामने रखा है ये गुलाब का है या नहीं। ये सैद्धांतिक विवरण है गुलाब के फूल के बारे में। ये वस्तुनिष्ठ तरीका है चीजों के विश्लेषण का। और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ तरीका, गुलाब बहुत सुंदर है, ये आपको सुंदर लग रहा, दूसरे को नहीं लग रहा।
गुलाब में खुशबू आ रही है, आपको खुशबू लग रही, दूसरे को एलर्जी है उससे, उसके लिए वो बीमारी है। ठीक है, तो ये आपके विश्लेषण है, ये गुलाब के बारे में व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण है, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है, और वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। कानून ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का ढंग उपलब्ध कराता है। कानून क्या है? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का मापदंड, उसके मुताबिक घटनाओं की या तथ्यों की व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, परिभाषा और विश्लेषण नहीं, वस्तुनिष्ठ परिभाषा और विश्लेषण किए जाते हैं। तो डिग्री के बारे में एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ये सीपीसी दे रही है कि इफ यू वांट टू नो दैट दिस एडजुडिकेशन इज डिग्री और नॉट, देन यू मस्ट एग्जामिन दैट इट इज द एडजुडिकेशन or not, it is formally expressed or not, it is given by the court or not, ठीक है ना। और क्या ये सूट यानी वाद इसमें दिया गया है? अब वाद में हमने दिया है, ऐसा न्यायालय ने कह दिया तो हम मान थोड़ी लेंगे, वाद में दिया है, क्योंकि इट इज द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, वी विल अप्लाई दैट, हम उसे अप्लाई करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के तो है नहीं, आपका विरोधी पक्ष करके रखी झूठ बोलना ये कतई डिग्री नहीं है। ये लोअर कोर्ट में जो साहब बैठे थे उन्होंने तो मनमानी की है, बिल्कुल नहीं है डिग्री है, तो ना तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है ना आप है, और ना लोअर कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के, और ना ही आप तीनों झूठे ऐसा हम कह रहे। भाई हम तो एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड उपलब्ध है, उसे अप्लाई करेंगे, देखेंगे जिसकी बात सही निकले, आपकी निकले आपकी ठीक, उनकी निकले उनकी ठीक, लोअर कोर्ट की निकले लोअर कोर्ट की ठीक, बट देयर शुड बी ए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, वो है। अब हम इंक्वायर करेंगे कि वाद में पारित है या नहीं, तब तो पहले हम ये देखेंगे। और वाद कैसे चलेगा? सीपीसी बता रही है, वाद पत्र उपस्थित होगा। वाद पत्र में क्या होगा यह लिखा है, ठीक है। वाद पत्र उपस्थित होने के बाद क्या होगा यह लिखा है। जो कुछ वाद पत्र उपस्थित होने के बाद होगा, यानी डिफेंडेंट को बुलाया जाना, कैसे बुलाया जाएगा यह लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या वैसे चली है जैसे चलता है? यानी न्यायालय जो किसी न्याय निर्णय के संबंध में डिग्री होने या न होने के तथ्य की जांच कर रहा है, वो पक्षकारों के अभिवचनों पर ध्यान देगा। अभिवचन, ठीक है। और अभिवचन ये शब्द अपने में क्या शामिल करता है, ये जब आदेश 6 नियम 1 पढ़ेंगे हम लोग तो कहेगा अभिवचन में वादपत्र और लिखित कथन आते हैं, ठीक है। और वादपत्र कौन प्रस्तुत करेगा? वादी। और लिखित कथन कौन प्रस्तुत करेगा? प्रतिवादी। ये आगे की बात है, लेकिन अगर मोटे मोटे में कहें, एक लाइन में बोले तो कोई न्याय निर्णय डिग्री है या नहीं, इस तथ्य की जब भी कोई न्यायालय जांच करेगा तो वो ये देखेगा कि बाद में पारित है या नहीं, और बाद में पारित है या नहीं इसे देखने के लिए सर्वप्रथम वो पक्षकारों के अभिवचनों की जांच करेगा। अभिवचन यानी वादपत्र और लिखित कथन, इन्हें देखेगा। इन्हें देखेगा कहने का अर्थ यह है कि वो ये देखेगा कि क्या ये वाकई वादपत्र और लिखित कथन है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। विश्वास कानून में नहीं है, कानून में कोई किसी पर विश्वास नहीं, सब कुछ देखा जाएगा। पता, ठीक है, पता है मीनिंग देयर बाय, लिखा है कि वादपत्र में क्या क्या होना चाहिए, है इसमें। लिखित कथन में क्या होना चाहिए, लिखा है, क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम अभिवचनों पर ध्यान देंगे और फिर उस प्रक्रिया पर दृष्टि डालेंगे जिसके माध्यम से वाद में अंतिम निष्कर्ष अभिव्यक्त किया गया है। अंतिम निष्कर्ष तक न्यायालय आया किस प्रक्रिया से,
अगर वो प्रक्रिया सीपीसी की है, डेफिनेटली इट इज अ सूट, ये वाद है। ठीक है, ऐसी, ठीक है, कहता है डिग्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है। ठीक है, यानी बिल्कुल क्लियरली विशेषताएं वो बता रहा है कि डिग्री से कैसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है। ठीक है, अब होता क्या है, आपने बड़ा रट रटा के एलएलबी कर ली, अब वहां जब ये सवाल उठता है ये डिग्री है या नहीं, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जज साहब जो डिसाइड कर देंगे। अरे जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपने तो वो पढ़ा था नंबर लाने के लिए, और मेरी समझ में नहीं आता कि इन नंबरों से क्या होगा, ये हम नहीं समझ पाते, कभी आज तक नहीं समझ पाए। आज लगभग कुछ नहीं तो 17-18 साल का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस हो रहा, हम ये समझ ही नहीं पाए, और बिल्कुल सीरियस कह रहे हैं, हम नहीं समझ पाए। क्योंकि कचहरी आप जाएंगे तो कोई आपकी मार्कशीट देख के तो ये नहीं कहेगा कि आप साहब बड़ा 90% से पास हैं इसलिए आपके पक्ष में डिसाइड कर देना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। और ना ही ऐसा होगा कि आप 90% ले आए तो आपको साहब कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और आता आपको कुछ है नहीं, क्योंकि कानून उस ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं, आपने तो नंबर लाने के लिए उसे पढ़ लिया, जबकि वो लागू होने के लिए है। बातों बैठ के डिसाइड होगा कि डिग्री है या नहीं, क्योंकि इसी पर बात चलेगी। एक पक्ष कहेगा ये डिग्री है, दूसरा कहेगा नहीं है, ठीक है। और आप अगर जज हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप एक पक्ष के वकील हैं तो आप या तो ये कहेंगे डिग्री है, या ये कहेंगे ये डिग्री नहीं है। तो आप किस आधार पर अपनी बात को आधारित करेंगे, वे आधार तो चाहिए। तो क्या डिग्री होता है, क्या डिग्री नहीं होता, ये तो मालूम होना चाहिए। वो तो आपको मालूम ही नहीं है, आपने तो 5 हेडिंग रट रखी है, वो लिख दी थी और बस हो गया था। ठीक है, तो डिग्री से ऐसा न्याय निर्णय अभिप्रेत है जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है, और ठीक है, जो जहां तक ठीक है इस प्रारूपिक अभिव्यक्ति करने वाले न्यायालय का संबंध है, उसने क्या किया, बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का निश्चयिक तौर पर अवधारण किया। बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, बाद में के, ठीक है, डिस्प्यूट इन कंट्रोवर्सी, ठीक है, बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का उसने कहा है, ठीक है, कि जो मामले उस बाद में विवादग्रस्त थे उन पर है वो न्याय निर्णय। देखिए, बहुत बार आप सामान्य जीवन में छोड़ दीजिए डिग्री फिग्री, आप एक जगह जाने की जिद कर रहे हो अपने घर में, ठीक है, घर वालों ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन पहले ये काम खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाओ। तो घर वालों ने जाने को मना तो नहीं किया, ठीक है, सिर्फ एक शर्त लगाई है कि आपको ये करना है, ठीक है, और वो शर्त प्रक्रिया संबंधी है। जैसे उन्होंने कहा कि जा तो सकते हो लेकिन ये कपड़े पहनकर जाना है, तो उन्होंने प्रक्रिया की शर्त लगाई है। उन्होंने आपके सबस्टेंटिव राइट को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जाओगे, उन्होंने ये कहा है कि जाओ किंतु ऐसे से जाओगे, या उन्होंने कहा ठीक है जा सकते हो लेकिन मोटरसाइकिल से नहीं जाओगे, बस से जाओगे, ठीक है। अक्सर घर वाले कह देते हैं कि नहीं कोहरा हो रहा है मोटरसाइकिल से तो नहीं, ठीक है, आप पब्लिक कन्वेंस से जाएंगे। तो प्रक्रिया संबंधी शर्तें लगी हैं, ठीक है। अब आपका विवाद है कि नहीं साहब हम तो मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, तो यह विवाद प्रक्रिया संबंधी है, ये सबस्टेंटिव टाइप का विवाद नहीं है, सबस्टेंटिव राइट के संबंध में विवाद नहीं है। तो उसने कहा बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, यानी यह न्याय निर्णय ऐसे इशू पर न्याय निर्णय होना चाहिए
जो इनफैक्ट बाद में विवादग्रस्त है। यानी ये इशू जिस पर यह न्याय निर्णयन है, ये वाद की विषय वस्तु इससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, वाद की विषय वस्तु ये क्या चीज होती है? दुनिया का प्रत्येक मुकदमा किसी न किसी बात से संबंधित है, किसी न किसी बात से संबंधित है। आप कहते हैं मेरे मकान पे ये कब्जा कर रहे हैं, तो वाद की विषय वस्तु क्या है? आपके मकान पर अनाधिकृत कब्जा। ठीक है, ये वाद की विषय वस्तु है। ठीक है ना। आप कहते हैं ये मेरे पैसे नहीं दे रहे, तो वाद की विषय वस्तु क्या है? आपका ऋण। ठीक है, और ऋण का मतलब हुआ विधिक ऋण। ठीक है, अगर आपने इनके साथ चोरी करने के लिए साझेदारी की थी और उसमें कुछ पैसा खर्च हो गया आपका, जो ये नहीं दे रहे, तो वो आपको थोड़ी मिले, क्योंकि वो ऋण थोड़ी है। ऋण का मतलब है वैध ऋण। ठीक है ना। तो प्रत्येक वाद की एक विषय वस्तु है। वाद जिससे संबंधित होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी वाद की विषय वस्तु क्या है, तो आप सवाल कीजिए कि यह वाद किस चीज से संबंधित है, किस चीज से। जो जवाब आए वही वाद की विषय वस्तु है। ठीक है ना। तो जो वाद की विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है, उस इशू पर अगर यह न्याय निर्णयन है, ठीक है, जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है, तो यह न्याय निर्णयन डिग्री की परिभाषा में आ सकता है। अभी भी हमने कहा आ सकता है, क्योंकि अगली बात उसने कही है कि इस इशू पर निश्चयक तौर पर दिया गया न्याय निर्णयन हो। ठीक है ना। यह न्याय निर्णयन है उस इशू पर है जो बाद में विवादग्रस्त है, किंतु यह अंतिम नहीं है, निश्चयक नहीं है, तो भी यह डिग्री की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसे निश्चयक भी होना चाहिए। बाद में के विवादग्रस्त या बाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं इश्यूज का, किन्हीं प्रश्नों का निश्चयक तौर पर अवधारण करता है यह न्याय निर्णयन और इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई है, तो इसे डिग्री कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो बाद में के विवादग्रस्त, यानी बाद में जो प्रश्न विवादग्रस्त हैं, यानी वाद की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण, यह डिग्री की परिभाषा में नहीं है। ठीक है ना। बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, ठीक है, निश्चयक तौर पर अवधारण, यानी वाद की विषय वस्तु से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अगर अवधारण न्यायालय ने किया है, ठीक है ना, और वो अवधारण इस प्रकृति का है कि वो निश्चयक है, उस पर पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया। जैसे आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल गया। टेम्परेरी इंजंक्शन कहां जारी होते हैं? आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में। जब हम लोग पहुंचेंगे वहां देखेंगे, और उनके संबंध में व्यवस्था कहां की गई? एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहती है अस्थायी व्यादेश और स्थायी दोनों जारी किए जा सकते हैं। यानी आपका आदेश 39 नियम 1 सपठित आदेश, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 36, 37, 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है ना, इनमें व्यादेश जारी होंगे। और व्यादेश के माध्यम से क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, वाद के पक्षकार वो मकान जिसके संबंध में उनके बीच विवाद है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। ठीक है ना। ये ठीक है कि बाद में जो विवादग्रस्त प्रश्न है उसका अवधारण हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो निश्चयक नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यायालय ने क्या कहा? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। ठीक है, इसलिए इसे निश्चयक नहीं कह सकते, इसलिए डिग्री की परिभाषा में नहीं है। ठीक है ना। बाद में के विवादग्रस्त इशू इन कंट्रोवर्सी, जो बाद में के विवादग्रस्त विषय, ठीक है ना, उन पर दिया गया निश्चयक अवधारण। बाद में के विवादग्रस्त विषय क्या है?
ये मेरे मकान पर कब्जा कर रहे हैं, तो क्या मकान तुम्हारा है? ठीक है, सबसे पहले तो यही विवादग्रस्त हो गया, वो कहता तुम्हारा ही नहीं। ठीक है, तो क्या मकान तुम्हारा है? चलो तुम्हारा है, तो क्या उसे मकान में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं? हो सकता है वो किराएदार हो सकता है वो पट्टेदार हो सकता है वो बंधकी हो, तो क्यों नहीं करेगा? ठीक है ना, मकान क्या तुम्हारा है? एक इशू हो गया इन कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो कहता नहीं है तुम्हारा। ये चलो उसने स्वीकार कर लिया कि मकान इन्हीं का है, लेकिन हमें अमुक हैसियत में, यानी बंधकी की हैसियत में, पट्टेदार की हैसियत में, किराएदार की हैसियत में यह हक है कि हम मकान के कब्जे में दखलंदाजी करें। तो क्या उसके द्वारा की गई दखलंदाजी अनाधिकृत है? ये दूसरा इशू हो गया कि क्या उसके द्वारा की गई दखलंदाजी अनाधिकृत है? ये दूसरा इशू हो गया। ठीक है, अब वो आपका कहना यह है कि न सिर्फ इन्होंने अनाधिकृत दखलंदाजी की है, बल्कि अगर ये अनाधिकृत दखलंदाजी ना करते तो हमें ये लाभ भी मिलते मकान से। तो दूसरा इशू ये हो गया कि क्या उसके द्वारा की गई दखलंदाजी अनाधिकृत है, और तीसरा, यदि हाँ कि उसके द्वारा की गई दखलंदाजी अनाधिकृत है तो क्या आप किसी कंपनसेशन के अधिकारी हो? चलो उसकी अनाधिकृत दखलंदाजी है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। वो कहता कि नुकसान ही नहीं हुआ तो काहे बात की, आपको कब्जा मिलना चाहिए, बाकी चीजें क्यों मिले? ठीक है ना, तो ये क्या है? इशू इन कंट्रोवर्सी। ठीक है, वाद में के विवादग्रस्त जो विषय है उनका निश्चयित तौर पर अवधारण, वाद में के विवादग्रस्त। तो वाद में के विवादग्रस्त विषय सामान्यता, अभी हमने सामान्यता शब्द लगाया है, हमने सामान्यता शब्द का प्रयोग किया। वाद में के विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों का अगर न्यायालय निश्चयित तौर पर अवधारण कर रहा है तो यह अवधारण डिग्री हो सकता है यदि इस न्याय निर्णय को प्रारूपिक तौर पर अभिव्यक्त किया गया है और यह वाद में दिया गया है। ठीक है, तो वाद में के विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषय निश्चयित तौर पर अवधारित किए जाएं, यह सामान्यतः तभी होता है जबकि वे प्रश्न वाद की विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा होता है। जैसे जब हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो सकारात्मक कथन करता है, ठीक है, अपने कथन को साबित करने का भार उसी पर होता है। सकारात्मक कथन का मतलब, आप न्यायालय से कहते हैं कि हम इस मकान के मालिक हैं, सकारात्मक कथन आपने किया है, ठीक है, आपने सकारात्मक कथन किया कि हम इस मकान के मालिक हैं, तो आप ही को साबित करना है कि आप इस मकान के मालिक हो। ठीक है, आपने सकारात्मक कथन किया, तो जो सकारात्मक कथन करेगा उसी पर अपनी बात को साबित करने का भार होगा। लेकिन सकारात्मक कथन नकारात्मक ढंग से किया जा सकता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन था जो आपको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में सिखाया गया था। कथन सकारात्मक होगा, ढंग नकारात्मक होगा अभिव्यक्त करने का। ठीक है, मेरे सिवा कोई इस मकान का मालिक नहीं है, ढंग नकारात्मक हो गया, बात सकारात्मक है। ठीक है ना, तो अगर हम न्यायालय के समक्ष यह भी कहें कि कोई मेरे सिवा कोई इस मकान का मालिक नहीं है, तो आप ये नहीं कह पाओगे। ठीक है, आप ये नहीं कह पाओगे मीनिंग देयर बाय। हम ये नहीं कह सकते कि हमने नकारात्मक कथन किया है इसलिए इसे साबित करने का भार हम पर नहीं है, नहीं। ठीक है, हमने नकारात्मक ढंग अपनाया है लेकिन कथन सकारात्मक ही है। वस्तुतः इन सबस्टेंस डिफेक्टो ये कथन सकारात्मक है, ढंग नकारात्मक है, बस। ठीक है, तो वाद में के सभी किन्हीं विवादग्रस्त प्रश्नों का निश्चय का उदाहरण डिग्री कहलाता है, और वाद में के प्रश्न वे कहलाते हैं जो विषय वस्तु से संबंधित है। यह सामान्य बात है, सामान्यतः ऐसा होता है। कई बार ऐसा होगा कि प्रश्न का संबंध
वाद की विषय वस्तु से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनफैक्ट वो वाद की विषय वस्तु से ही संबंधित होगा। अरे भाई, हमने आपके मकान पर कब्जा कर लिया, ठीक है, आपके पास एक ही तरीका है अपना मकान प्राप्त करने का कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 में है, ठीक है, वहां सेक्शन 5 है, सारे जब बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, और विश्वास चेक करना चाहिएगा तो सेक्शन 5 देख लीजिएगा। यह सारे का सेक्शन 5 कह रहा है कि अगर आप किसी अचल संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित रीति से मुकदमा लाकर उस अचल संपत्ति का कब्जा प्रत्युद्धरित, यानी जिसकी अंग्रेजी रिकवर होती है, वो कर सकते हो। ये लिखा है वहां। तो हमने आपके मकान पर कब्जा कर लिया, आप सेक्शन 5 ये सारे में मुकदमा लाकर हमसे वो कब्जा रिकवर कर सकते हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको अमुक कारण से मुकदमा लाने का हक ही नहीं है, आपको अमुक कारण से मुकदमा लाने का हक है ही नहीं, ठीक है। अब मेरी बात यूं तो वाद की विषय वस्तु से संबंधित नहीं दिखाई देती, ठीक है, वाद की विषय वस्तु से संबंधित क्या है, हम मकान के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो यह कह रहे तो मुकदमा लाने का ही हक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है ना, इनडायरेक्टली ये बात वाद की विषय वस्तु से ही संबंधित हो रही है, क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि वाद की विषय वस्तु के संबंध में आपको मुकदमा लाने का ही हक नहीं, ठीक है ना, योर सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है ना, आपके द्वारा लाया गया वाद पोषणीय नहीं है, ठीक है, पोषणीय नहीं है मीनिंग देयर बाय वो चलने योग्य नहीं है, हम ये कह रहे हैं। और न्यायालय ने डिसाइड कर दिया कि यस इट इज नॉट मेंटेनेबल। तो यह सब्जेक्ट मैटर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन यह जो डिसीजन आपने दिया कि इट इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है, यह बाद में के विवादग्रस्त सभी या किन्हीं प्रश्नों पर निश्चायक अवधारण भी है, और यह ऐसा अवधारण भी है जो प्रकारांतर से, ठीक है, भले ही प्रकारांतर से सीधे सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन हमें वाद की विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा लाने के अधिकार से ही वंचित कर देता है, ठीक है ना। और जब मुकदमा ही नहीं ला पाएंगे तो वाद में के, ठीक है, वाद की जो विषय वस्तु है उसकी रक्षा या उसके संबंध में मेरे अधिकारों की रक्षा ये कैसे होगी, ठीक है ना। इसलिए कुछ इशू, ठीक है ना, कुछ बिंदु वाद की विषय वस्तु से संबंधित न होते हुए भी, ठीक है, वाद में इस प्रकार विवादग्रस्त माने जाते हैं कि उन पर अगर कोई निश्चयक अवधारण आ गया और उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो गई, वाद अभी शुरू नहीं हुआ था, ठीक है ना, लेकिन आपने कह दिया नॉट मेंटेनेबल, ठीक है, तो इसको डिग्री माना जाएगा, ठीक है। और जब डीम डिग्री की बात करेंगे तो देखेंगे हम बाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों पर, तो बाद में के जो सीधे सीधे सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हो रहे हैं वो तो बाद में विवादग्रस्त हैं ही, उन पर अगर आप निश्चय का उदाहरण दोगे तो वो तो डिग्री की परिभाषा में है ही, ठीक है, अगर उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो जाए, ठीक है, और उसको न्यायिक ढंग से, ठीक है, अभिव्यक्त किया जाए और प्रारूपिक ढंग से भी अभिव्यक्त कर दिया जाए तो डिग्री हो जाएगा। लेकिन ऐसे इशू जो प्रत्यक्षता विवादग्रस्त विषय यानी वाद की विषय वस्तु उससे संबंधित नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव यही है कि वे वाद की विषय वस्तु के संबंध में आपको मुकदमा लाने के हक से ही वंचित कर देते हैं, ठीक है। हमने कह दिया ये नॉट मेंटेनेबल सूट और कोर्ट ने मेरी बात मान ली कि पोषणीय नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। या हमने ये कहा कि मेंटेनेबल तो है, मेंटेनेबल है, लेकिन टाइम बार्ड है, काल बाधित है, मर्यादा विधि
जितना काल बताती है, ठीक है ना, इस सूट को लाने के लिए, वो पहले ही पूरा हो चुका है और अब ये मुकदमा नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना। आपको मर्यादा विधि जब बताएंगे तब हम बताएंगे कि मर्यादा विधि के संबंध में कहते हैं कि वो अधिकार पर रोक नहीं लगाती, वो उपचार पर रोक लगा देती है, और वाद उपचार प्राप्त करने का तरीका है। तो आपने कहा कि ये टाइम बार्ड सूट है, क्योंकि मर्यादा विधि जितना टाइम इस सूट को लाने के लिए विहित करती थी वो पूर्व में ही बीत चुका है, इसलिए अब ये सूट नहीं लाया जा सकता। और न्यायालय ने हमारी बात मान ली, उन्होंने कह दिया यस टाइम बार्ड। जबकि लिमिटेशन एक्ट में ही, ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे आधार दिए गए जहां पर जो टाइम है उसका बीतना रुक जाता है। और हमारे वैसे कोई तर्क है कि सब टाइम का बीतना रुका हुआ था, या वहां सेक्शन 18 भी है, सेक्शन 18 है या सेक्शन 17 है, शायद 18 है, जिसमें अभिस्वीकृति के आधार पर टाइम बढ़ जाता है। एक्नॉलेजमेंट के आधार पर, एक्नॉलेजमेंट के आधार पर टाइम बढ़ जाता। मीनिंग देयर बाय, मेरा कोई दावा है आपके विरुद्ध, हम या हमारा ये कहना है कि हमें आपसे पैसे चाहिए, मेरा दावा टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, मेरा दावा टाइम बार्ड हो गया, यानी जिस दिन तुमने पैसा देना मना किया था कि हम नहीं देंगे आपके पैसे, उससे 3 साल में हमें मुकदमा लाना था, हम नहीं लाए। ठीक है, हमारा दावा टाइम बार्ड हो गया। लेकिन आज से 10 साल के बाद आपने कहीं लिखकर यह स्वीकार कर लिया कि यस आशीष त्रिपाठी के हम इतने पैसे के देनदार हैं और आगे हम इतने दिनों में यह पैसा दे देंगे, बस यहीं से एक नई टाइम लिमिटेशन शुरू हो गई है। अब फिर हमारे पास 3 साल आ गए। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट के आधार पर लिमिटेशन का बढ़ जाना ये कहा जाता है, और ये सेक्शन 18 है या 17 है, शायद जहां तक हमें याद पड़ता 18 है। ठीक है, धारा 18 लिमिटेशन एक्ट उसमें प्रावधानित है। तो मेरा कोई दावा ऐसा है कि साहब सूट टाइम बार्ड हो गया तो नो डाउट, लेकिन लिमिटेशन किन्हीं कारणों से बढ़ गई, इसलिए मेरा दावा मेंटेनेबल है। न्यायालय कहता है नॉट मेंटेनेबल है। तो वाद तो शुरू ही कहां हुआ, बात तो शुरू ही नहीं हुआ। अरे भाई लिमिटेशन से बार्ड हो गया ना, जब लिमिटेशन से बार्ड हो गया खत्म हो गया किस्सा। वाद की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है यह मामला, ठीक है, लेकिन यह वाद लाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, इसलिए इसको भी डिग्री माना जाता है। ठीक है, तीसरा हमने कहा कि वाद मेंटेनेबल विद इन टाइम है, यह भी सही है, लेकिन इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अन्य न्यायालय को है, और जबकि उसी न्यायालय को है, ठीक है, उसी न्यायालय को है। अब हम अन्य न्यायालय के पास जाएंगे तो इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है, वो न्यायालय तो हमें भगा देगा, वो कहेगा हम कैसे सुने, भाई सुनने का अधिकार उन्हें, वो सुने जाके, और वो कहते हम सुनेंगे ही नहीं क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। तो हम अजीब जिसे बोलते हैं लफंटू हो गए कि हम यहां गए, उन्होंने कह दिया हम तो सुनेंगे नहीं, मेरा अधिकार नहीं, वहां गए वो कहते हम सुनेंगे नहीं, हम तो घूम रहे हैं। तो इफ द इशू इज related with jurisdiction of the suit, sorry, if the issue is related with jurisdiction of court, ठीक है ना, then इसे भी बाद में विवादग्रस्त ऐसा विषय माना जाएगा जिस पर निश्चयिक तौर पर दिया गया उदाहरण डिग्री की परिभाषा में आ सकता है। These are not the procedural right, ये प्रक्रियागत अधिकार नहीं है, ये आपके सारभूत अधिकारों को प्रभावित करना, और ये वाद में के विवादग्रस्त विषय इन्हीं की श्रेणी में है। ठीक है ना। तीसरा हमारा ये कहना है कि हमें अमुक अनुतोष चाहिए, और उस अनुतोष के लिए एक विशेष प्रकार सूट का निर्धारित है मुकदमा लाने का, यानी वाद पत्र। मुकदमा कैसे लाएंगे, वाद पत्र के माध्यम से लाएंगे, वाद पत्र के माध्यम से ही तो लाएंगे। ठीक है, यानी मुकदमा कैसे लाया जाए ये निर्धारित है, हम वैसे ही मुकदमा लाए। न्यायालय कहता है कि नहीं, जो फ्रेम ऑफ सूट आपने किया है, जो वाद की विरचना की है, ये गलत है और इसलिए हम रिलीफ नहीं देंगे। वाद की विरचना गलत है,
फ्रेम ऑफ सूट ये गलत है, ठीक है ना। और न्यायालय ने मुकदमा हमारा खारिज कर दिया, मतलब मुकदमा खारिज कर दिया, मीनिंग देयर भाई मुकदमा नहीं सुनेंगे क्योंकि फ्रेम ऑफ सूट गलत है, और जबकि सही है। तो मसला सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट तक तो पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। इसलिए इन प्रश्नों को भी निश्चय तौर पर अवधारित किए जाने की दशा में क्या माना जाएगा कि बाद में के विवादग्रस्त सभी यकीनी प्रश्नों पर निश्चय तौर पर अवधारण आया है। तो डिग्री कोई न्याय निर्णय कब बनेगा, जब वो न्याय निर्णय हो, न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और न्याय निर्णय हो तो ये कहने की जरूरत नहीं कि न्यायिक प्रक्रिया से आया हो, ठीक है, उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई हो, और जहां तक उसे देने वाले न्यायालय का संबंध है, वो उस सूट में जो पक्षकार हैं उनके अधिकारों का, ठीक है, पक्षकार जो हैं उस सूट में उनके अधिकारों का निश्चय तौर पर अवधारण करे, और ऐसे अधिकारों का निश्चय तौर पर अवधारण करे जो बाद में विवादग्रस्त हैं, ठीक है। वाद में प्रक्रियागत अधिकारों का निर्धारण ये डिग्री की परिभाषा में नहीं है, ठीक है। देखिए दो बातें रहेंगी, एक प्रक्रिया से संबंधित होगी और एक वाद में विवादग्रस्त विषय से संबंधित होगी। आपका कहना है कि हमें चौथा स्थगन, आगे हम लोग देखेंगे आएगा, सीपीसी में 3 ही स्थगन एक पक्षकार को मिल सकते हैं। आपका कहना है कि साहब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें चौथा स्थगन दिया जाए, न्यायालय ने चौथा स्थगन रिजेक्ट कर दिया। ये प्रक्रिया की बात है, बाद में विवादग्रस्त विषय पर कोई न्याय निर्णय नहीं आया, ठीक है, बाद में विवादग्रस्त विषय पर कोई न्याय निर्णय नहीं है। प्रक्रियागत जो आपका अधिकार था कि आपको चौथा एडजस्टमेंट लेने का, यानी वो परिस्थिति आपके साथ थी या नहीं कि न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत आपके पक्ष में चौथा स्थगन मंजूर कर देना चाहिए था या नहीं, इस विषय पर न्याय निर्णय नहीं हो, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, आएगा कि अगर प्रतिवादी से ये काम करने के लिए न्यायालय ने कहा, ठीक है, कि आप इतने दिनों के अंदर ये काम करें, ठीक है, प्रतिवादी को न्यायालय ने डायरेक्ट किया कि आप 10 दिन के अंदर अमुक डॉक्यूमेंट जो आपके कब्जे में है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कराएं। आपने प्रस्तुति नहीं किया, लगातार आपसे कहा जा रहा टाइम बढ़ाएगा, पढ़ाने की शक्ति है न्यायालय को, देखेंगे हम लोग अनुच्छेद अनुच्छेद धारा 148 आएगी, देखेंगे टाइम बढ़ाने की ताकत है, बढ़ जाएगा, बढ़ गया, फिर भी नहीं दे रहे आप, ठीक है। तो न्यायालय क्या कर सकता है, यह कर देगा कि ठीक है अब आपकी प्रतिरक्षा रोकी जाती है, प्रतिरक्षा रोकी जाती है, मीनिंग देयर बाय अब आपको प्रतिरक्षा करने का कोई हक नहीं सूट में, और आपने अब तक जो प्रतिरक्षा की है वो हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसे कचेरी की भाषा में डिफेंस का स्ट्रक ऑफ हो जाना कहते हैं। मां बड़ी सीपीसी में जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कहेंगे डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो डिफेंस स्ट्रक ऑफ हुआ है, आपकी प्रतिरक्षा रोकी गई है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजरल राइट है, आप वो काम कर दो, आप न्यायालय की बात मान लो, खत्म हो गई बात, अभी आपकी प्रतिरक्षा फिर शुरू। वो तो इसलिए रुकी है क्योंकि आप कर ही नहीं रहे, यानी वो प्रश्न प्रक्रिया से संबंधित है, प्रक्रिया से संबंधित है मीनिंग दे रहे भाई वाद की व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित है, क्योंकि प्रक्रिया काय के लिए, वाद की व्यवस्था को बनाए रखने से, ठीक है ना, वाद की व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। आप कर ही नहीं रहे तो फिर करें क्या, ठीक है। आपको उपस्थित होना था सुनवाई के दिनांक पर, आप आ ही नहीं रहे, तो कब तक आपका इंतजार करें, क्या करें, ठीक है। उठाया हमने सूट रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि तुम आ ही नहीं रहे, ठीक है, आप आ ही नहीं रहे, तो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट का मतलब आपने कोई गलती की है, और वो गलती कौन सी है, उपसंजात न होने की, वाद की सुनवाई के दिनांक पर आप आगे उपसंजात हो,
अच्छा कारण न्यायालय को बताओ, फिर से सुनेंगे। अगर आप अच्छा कारण बता पाओगे कि साहब हम इस वजह से नहीं आ पाए थे और वो कारण ठीक होगा, जस्टिफाइड होगा, तो सुनेंगे, और अनजस्टिफाइड होगा तो भाग जाओ, क्यों सुने। ठीक है, काहे नहीं आए थे। ठीक है, तो अच्छा, या कोई और गलती आपसे कहा गया था कि कोर्ट फीस इतनी दीजिए, आप नहीं दे रहे, तो क्यों सुने भाई हम। ठीक है, तो वाद की व्यवस्था, हालांकि कोर्ट फीस ना देने पर, हाँ ठीक है, कोर्ट फीस नहीं दे रहा है, कोर्ट फीस कितनी देनी है ये प्रश्न, डिग्री हो सकता है, वो आगे की बात है। फिलहाल आप ये समझ लें मोटे मोटे में कि वाद की व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित जो सवाल हैं वो प्रक्रियागत सवाल हैं, उनसे या उनके माध्यम से न्यायालय आपके अधिकारों की सुनवाई करने से मना नहीं कर रहा है। न्यायालय ये नहीं कह रहा कि हम नहीं सुनेंगे, वो कह रहा हम सुनेंगे, आप ये शर्तें पूरी करो, तब इन प्रश्नों पर जो अवधारण दिया जाएगा वो डिग्री की परिभाषा में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा वाद में के सभी विवादग्रस्त या किन्हीं प्रश्नों पर दिया गया निश्चायक अवधारण ये डिग्री की कोटि में आता है। तो वाद में का विवादग्रस्त प्रश्न होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय दैट मस्ट हैव ए रिलेशन, ठीक है, विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ठीक है, द इशू विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट judicially, that is why we are saying that is a adjudication given by court that must have a relation with the issue of the subject matter of the suit। ठीक है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, और यदि वो इशू जो डिसाइड किया गया है उसका अप्रत्यक्ष संबंध भी है, वाद की विषय वस्तु से जुड़ रहा है, मीनिंग देयर बाय सूट लाने का अधिकार ही प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना, हम सूट ही नहीं ला पाएंगे, तो फिर इस इशू को भले ही सब्जेक्ट मैटर से संबंधित न भी माना जाए, लेकिन फिर भी इसे डिग्री माना जाएगा। और इसके उदाहरण हैं कि जब क्या करते हैं हम, क्षेत्राधिकार, सूट की मेंटेनेबिलिटी, यानी वाद की पोषणीयता। ठीक है, चलो हम ये कह रहे हैं कि मुकदमा लाने का हक है लेकिन इन्हें नहीं है। ठीक है ना, इन्हें नहीं है, क्योंकि मुकदमा लाने का किसी भी बात की विषय वस्तु के संबंध में सबको मुकदमा लाने का हक थोड़ी है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये थोड़ी है, आपका हित होना चाहिए। ठीक है, इन्हें नहीं है, यानी स्टेटस ऑफ द पार्टी, हैसियत जो पक्षकार की है उसके संबंध में कोई न्याय निर्णय नहीं। ठीक है, वाद लाने के लिए जो मर्यादा या समय सीमा निर्धारित है उसके संबंध में कोई न्याय निर्णय नहीं है। ठीक है ना, न्यायालय के क्षेत्राधिकार उसके संबंध में कोई न्याय निर्णय नहीं है, यह वाद की विरचना से संबंधित कोई न्याय निर्णय नहीं। ठीक है, इसे डिग्री की परिभाषा में माना जाएगा, यद्यपि ये सीधे सीधे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इससे संबंध नहीं भी रखेगी। ठीक है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर इन पर दिया गया न्याय निर्णय होगा तो वाद में जो विवादग्रस्त विषय वही निर्धारित हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट मैटर ही निर्धारित हो गए। अब हम मुकदमा ला ही नहीं पाएंगे तो सब्जेक्ट मैटर जिसके पास है वो रहेगी। तो वाद में के विवादग्रस्त सभी या किन्हीं प्रश्नों का निश्चायक तौर पर, और यह अवधारणा कैसा होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए, यानी पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण कर दिया गया, फाइनल डिसाइड कर दिया गया। ठीक है ना, ये निश्चायक अवधारण, और कैसा, वाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, यानी एक भी इशू को निर्धारित कर दिया तो उसे भी डिग्री मानेंगे, और सब इशू डिसाइड कर दिए तो उसे भी डिग्री मानेंगे। तो जब एक इशू डिसाइड किया जाता है तो वाद में प्रिलिमिनरी डिग्री पारित की गई है ये कहा जाता है। ठीक है, और जब सब इशू डिसाइड किए जाते हैं तो बाद में फाइनल डिग्री पारित की गई ये कहा जाता है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है और फाइनल डिग्री क्या होती है, और क्या एक वाद में एक से अधिक फाइनल डिग्री और एक से अधिक प्रिलिमिनरी डिग्री पारित की जा सकती है, और डीम्ड डिग्री क्या होती है, इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।